सभी भैया बहनों को प्रणाम। भाग 2 परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र, अध्याय 6 राष्ट्रीय आय संबंधित समग्र आधारभूत अवधारणा एवं मापन। इस अध्याय में आप सभी का स्वागत है। यह अध्याय, इसमें एक प्रश्न 1 अंक का आएगा, एक प्रश्न 2 अंक का आएगा, एक प्रश्न 4 अंक का और एक प्रश्न 5 अंक का आएगा। इस प्रकार से यह 12 अंकों की इकाई है। 12 अंक है, महत्वपूर्ण इकाई है। समझते हैं हम इस इकाई को। राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समग्र आधारभूत अवधारणा एवं मापन। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है। तो राष्ट्रीय संपत्ति का अंग क्या नहीं है? स्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है। दूसरा है एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे दो तो क्या निकलता है? प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। तीसरा, राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में निम्न घटक की गणना होती है। राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में कौन से घटक की गणना होती है? मजदूरी की। मजदूरी की गणना होती है। चौथा, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई? सन 1949 में। 1949 1949। पाँचवा, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है। सभी वस्तुओं और मूल्यों का योग क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है। प्राथमिक क्षेत्र के बाहर क्या है? होटल। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला रिक्त स्थान आता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इतना खालिस्तान में आएगा। दूसरा, एक देश के जब किसी अन्य देश से व्यापारिक संबंध न हो। एक देश के जब किसी अन्य देश से व्यापारिक संबंध न हो तो वह अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था। तीसरा, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद ऋण मूल्यह्रास। सकल घरेलू उत्पाद ऋण मूल्यह्रास बराबर से क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है। मध्यवर्ती वस्तुएं खालिस्तान में आएगा। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन्हें एक उत्पादन इकाई दूसरी उत्पादन इकाई से पुनः बिक्री हेतु खरीदती है। खालिस्तान वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन्हें एक उत्पादन इकाई दूसरी उत्पादन इकाई से पुनः बिक्री हेतु खरीदती है। तो खालिस्तान में आता है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती। पांचवा खालिस्तान है कृषि को खालिस्तान क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में
कौन से क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय आय देश के खालिस्तान की सूचक है। राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास की सूचक है। किसकी सूचक है? आर्थिक विकास की। फिर है परिवहन, संचार, बैंकिंग को अर्थव्यवस्था के खालिस्तान क्षेत्र में शामिल किया जाता है। परिवहन, संचार, बैंकिंग को अर्थव्यवस्था के तृतीयक इसमें शामिल किया जाता है, तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। तो सत्य असत्य में नंबर 1, भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है, सत्य है। दूसरा, स्टॉक परिवर्तन एक प्रवाह है। तो स्टॉक परिवर्तन एक प्रवाह है, सत्य है। तीसरा, पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, सत्य है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। चौथा, भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण समान नहीं है, सत्य है। पांचवा, उपहार के रूप में प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। तो उपहार के रूप में प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, असत्य है। सही जोड़ी मिलाइए। अगला प्रश्न है अ और ब 2 भाग है। तो पहला है COS। COS का पूरा नाम है, COS का पूरा नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। GDP का पूरा नाम क्या है? तो GDP का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। GNP का पूरा नाम है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। GDP का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद और GNP का पूरा नाम सकल राष्ट्रीय उत्पाद। NNP का पूरा नाम क्या है? तो NNP का पूरा नाम है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। पांचवा है छात्रवृत्ति या दान क्या है? तो यह हस्तांतरण आय है। इस प्रकार सही जोड़ी बनाएंगे। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द वाक्य में उत्तर में पहला आता है कुल जनसंख्या का राष्ट्रीय आय में भाग देने पर प्राप्त होती है प्रति व्यक्ति आय। पहले भी देख लिया हमने, कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। दूसरा है परिवहन व संचार को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो परिवहन व संचार को तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तीसरा, राष्ट्रीय आय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय आय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी सन 1950 में। चौथा, सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने किया? तो सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने किया। पांचवा, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का अंश सर्वाधिक है? भारत की राष्ट्रीय आय में किस अंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, किस क्षेत्र का सर्वाधिक अंश है? सेवा क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का अंश सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। किसी देश के आर्थिक विकास में सबसे उपयुक्त मापक कौन सा है? किसी देश के आर्थिक विकास में सबसे उपयुक्त मापक है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के प्रश्न भी आएंगे इस इकाई से। तो इसमें चलते हैं। नंबर 1, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा दीजिए। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा में हम चलते
एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं, एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती है तो उनसे निर्मित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दूसरा, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या समझते हैं? बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से है, जिसमें विदेशों से शुद्ध अर्जित आय भी सम्मिलित रहती है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जैसे 2017, 2021 है, तो इसमें इस वर्ष की अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष यानी 2021 में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से है, जिसमें विदेश से शुद्ध अर्जित आय भी सम्मिलित रहती है। इसको इस सूत्र द्वारा भी समझा जा सकता है। GNP बराबरी से GDP MP धन विदेशों से शुद्ध आय। GNP क्या है? GNP MP सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और GDP MP क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबरी से सकल घरेलू उत्पाद धन विदेशों से शुद्ध आय। प्रश्न तीसरा, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा दीजिए। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो उत्तर, इसमें देश के सामान्य निवासियों द्वारा विश्व के किसी भी भाग में पैदा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजारी मूल्य शामिल किया जाता है, परंतु इसमें मशीनों की घिसावट शामिल नहीं होती। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद देश के सामान्य निवासियों द्वारा विश्व के किसी भी भाग में पैदा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजारी मूल्य शामिल किया जाता है, परंतु इसमें मशीनों की घिसावट शामिल नहीं होती। इसको इस सूत्र द्वारा समझा जा सकता है। NNP MP बराबरी से GNP MP ऋण मूल्यह्रास। तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबरी से सकल राष्ट्रीय उत्पाद ऋण मूल्यह्रास। चौथा प्रश्न आता है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की परिभाषा दीजिए। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है? बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से यदि हम मूल्यह्रास घटा दें, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से यदि हम शुद्ध मूल्यह्रास घटा दें तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इसका सूत्र है NDP MP बराबर से GDP MP ऋण मूल्यह्रास। तो बाजार कीमत, इसको ऐसे समझेंगे, NDP MP बराबर से क्या है? बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबरी से सकल घरेलू उत्पाद ऋण मूल्यह्रास।
पांचवा प्रश्न, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से क्या अभिप्राय है? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से क्या अभिप्राय है? तो साधन लागत से आशय उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली आय, उत्पादन के साधनों को, साधन लागत से आशय उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली आय से है। यह आय किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा एक लेखा वर्ष में मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित साधन आय का जोड़ है। साधन लागत से आशय उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली आय से है। यह आय किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा एक लेखा वर्ष में मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित साधन आय का जोड़ है। सूत्र है इसका NDPFC। NDPFC बराबर से NDPMP, ऋण, अप्रत्यक्ष कर, धन, आर्थिक सहायता। तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबरी से बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऋण, अप्रत्यक्ष कर, धन, आर्थिक सहायता। अगला प्रश्न, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या घरेलू आय की परिभाषा दीजिए। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या घरेलू आय क्या है? तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में यदि हम मूल्यह्रास को जोड़ दें, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में यदि हम मूल्यह्रास को जोड़ दें तो हमें साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात हो जाएगा। सूत्र है इसका GDPFC बराबरी से NDPFC धन मूल्यह्रास। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबरी से साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद धन मूल्यह्रास, धन मूल्यह्रास। सातवां प्रश्न है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या अभिप्राय है? साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अभिप्राय, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में साधन लागत पर की गई सकल मूल्य वृद्धि तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाता है। तो इसका सूत्र है GNPFC बराबर से GDPFC धन विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो इसको समझेंगे। GNPFC क्या है? साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबरी से GDPFC क्या है? साधन लागत पर की गई सकल मूल्य वृद्धि धन विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। प्रश्न है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा तथा शेष विश्व से एक वर्ष में मजदूरी, लगान, ब्याज तथा आय के रूप में अर्जित साधन आय, वह घरेलू साधन आय और विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय का योग है। सूत्र है इसका NNPFC और NNPFC या NY राष्ट्रीय आयोग कहते बराबरी से NDPFC धन विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इसको हिंदी में NNPFC या NY को कहते हैं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय बराबरी से अर्जित साधन द्वारा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से
अर्जित आय। धन विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। धन्यवाद। अगले प्रश्न में समझेंगे हम निजी आय से क्या अभिप्राय है। निजी आय से आप क्या समझते हैं।